तो वेलकम डॉक्टर सौरभ रंजन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। आज ये 21 दिन की यात्रा हमारी चल रही है जिसका सेकेंड डे है और इस शुभ यात्रा में तहे दिल से मैं आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये डॉक्टर रंजन बाय प्रोफेशन से डॉक्टर हैं और अब इन्होंने कुछ सालों से अपनी डॉक्टर मेडिकल लाइन की प्रोफेशन छोड़कर ये स्पिरिचुअल डॉक्टर बन गए हैं। लोगों की बहुत सेवा कर रहे हैं, मेडिटेशंस मास्टर हैं, एनर्जी हीलर हैं और एक्यूपंक्चर के द्वारा हजारों लाखों लोगों की इन्होंने सहायता करी है। बहुत ये बुक पढ़ने का इनका बहुत शौक है। इनके यूट्यूब पेज में डॉक्टर एस रंजन के नाम से आप इनको देखेंगे तो आपको बहुत कुछ इनके बारे में जानकारी मिलेगी और इनके बारे में जितना भी हम बताएंगे वो कम ही होगा, क्योंकि रोशनी को दिए दिखाने के समान है इनका परिचय देना। तो डॉक्टर रंजन, आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज एक्यूपंक्चर ये बहुत ही सुंदर पद्धति है। इस पद्धति के द्वारा हम बहुत सारे लोगों को ठीक कर रहे हैं और मैंने भी सीखा है, मैंने भी इसका लाभ लिया है अपनी जिंदगी में और जाना है कि ये कैसे करते हैं। तो ये हर कोई सीख सकता है, क्या ये सही है? आपने एक्यूप्रेशर किस चीज के लिए लिया था? मतलब एक्यूपंक्चर जो करते हैं तो वो अगर कोई सीखना चाहे और सीख के अपने आप को हीलिंग करना चाहे तो क्या चीज वो हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, सभी लोग सीख सकते हैं। जैसे सब लोग ध्यान सीख सकते हैं, वैसे ही सब लोग एक्यूप्रेशर सीख सकते हैं। अच्छा। एनी वन कैन प्रैक्टिस एक्यूप्रेशर। 10 साल का बच्चा कर सकता है, 100 साल का बूढ़ा कर सकता है। अच्छा। ओके ओके। ओह, आई एम एक्सट्रीमली, मेरा यूट्यूब लाइव जाना तो रह ही गया, मैंने तो आपका परिचय। चलिए छोड़िए, यूट्यूब को छोड़िए। अभी आप ये बताइए कि आपने एक्यूप्रेशर में क्या आपने एक्सपीरियंस किया एक्यूप्रेशर को? ये तो बात मुझे पता ही नहीं थी आपकी। हाँ, एक सेकंड सर, मैं यूट्यूब लाइव करना भूल गई थी। एक सेकंड, मुझे कुछ मिनट के लिए समय दीजिएगा। रंजन नमस्कार, रविंद्र कुमार। अरे वाह दक्ष साहब, रविंद्र साहब, नमस्ते नमस्ते। आप भी आ जा पाए, इतना व्यस्त में से समय निकाला, वाह, थैंक यू। सर जस्ट अभी ऑफिस से बैग रखा, आपका देखा सेशन है इस समय तो तुरंत ज्वाइन कर लिया। यस, वी आर यूट्यूब लाइव। तो हाँ, मैंने नहीं लिया है एक्यूप्रेशर का, मतलब मेरी ताई जी को एक प्रॉब्लम रहता था तो वो लेती थी, तो वो कुछ पॉइंट्स पे आके उनको दबाते थे। कुछ एक नीडल जैसा रहता है, तो उससे वो प्रेशर पॉइंट्स देते थे और उससे उनको बहुत लाभ मिलता था। तो तब मुझे लगता था कि ये तो बहुत अच्छी चीज है। और वो बहुत सालों से दवाइयां, तरह तरह की दवाइयां से लेकर वो बहुत परेशान हो चुकी थी। तो वो अब दवाइयों को छोड़कर ऑल्टरनेटिव हीलिंग के प्रति उनका रुझान बढ़ा और उससे उनके पाँव में जो पानी था, दर्द था, कुछ ही हफ्तों के अंदर में मतलब उनका शरीर हल्का पड़ने लगा था। तो तब मैं बहुत छोटी थी उस समय में भी, 15 ईयर्स 16 ईयर्स में भी। तब मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा था कि एक्यूप्रेशर से भी ऐसे लोग ठीक करते हैं। आप अनम्यूट, यू आर अनम्यूट। हमारा भारत बहुत बड़ा देश है, यहाँ पर विविधताएं बहुत हैं, डाइवर्सिटी, और वो एक तरह से अच्छा भी है। तो बहुत सारे लोगों ने एक्यूप्रेशर सुना तो है, एक्यूप्रेशर कभी न कभी करते हुए देखा भी है। एक्यूप्रेशर अपने परिवार में क्लोज रिलेटिव्स या डिस्टेंट रिलेटिव्स ने कराया है, ऐसा भी जानते हैं। लेकिन
मेरा ये अनुभव रहा है और मेरा ये ऐसा मानना है कि एक्यूप्रेशर को प्रॉपर वे में अभी तक समझा नहीं गया है और बहुत सारे एक्यूप्रेशर करने वाले भी नहीं जानते। और इसमें ऐसा है कि जैसे स्पिरिचुअलिटी है रितु जी, आप हीलिंग में जुड़ी हैं, कई सारी चीजें आपने सीखी हैं, देखी हैं। स्पिरिचुअलिटी कितना बड़ा डायमेंशन है। आपने जो हीलिंग विद लाइट में इतने टॉपिक लिखे, वो टॉपिक ही इतने सारे हो जाते हैं कि उसमें छूट गया होगा कोई ना कोई। तो एक्यूप्रेशर भी बहुत बड़ा साइंस है। इसके अंदर सुजोक आता है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। सुजोक के बाद रिफ्लेक्सोलॉजी है पॉपुलर के मामले में। फिर होल बॉडी एक्यूप्रेशर, एब्डोमिनल एक्यूप्रेशर, स्काल्प एक्यूपंक्चर, ऑरिकुलर एक्यूपंक्चर, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ वैरायटीज। इतने सारे लोगों ने इस पे काम कर रहे हैं और करते रहे। इनफैक्ट मैं एक्यूप्रेशर फील्ड को ऊपर उठाने के लिए मैं इस फील्ड में एंटर किया मैंने। मैं एक्यूप्रेशर में क्यों आया, मैं उसके पीछे का थोड़ा बैक स्टोरी बताता हूँ कि जब मैं पत्री जी से एमबीबीएस करते हुए सोलापुर में मिला था, और वहां पर प्रिंसिपल है कि नो मेडिसिन प्रिंसिपल, हमें दवाओं पर नहीं जाना चाहिए। तो इन बातों को सुना, कहने लग गए, जगह जगह लिटरेचर आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे जो भी एनर्जी टेक्निक है, कॉन्शसनेस टेक्निक है, माइंड बॉडी मेडिसिन है, उसमें थोड़ा समय लगता है। और इसलिए कितने बार मेडिसिन लेना पड़ जाता है अच्छे अच्छे मेडिटेटर को भी। लेकिन एक्यूप्रेशर में मैंने ये रियलाइज किया कि ये इमरजेंसी सिचुएशन में भी बहुत अच्छा काम आता है, और वो ब्रांच कहलाता है एक्यूप्रेशर के अंदर इमरजेंसी एक्यूप्रेशर। बहुत सारे होलिस्टिक डॉक्टर भी ये मेरे एक अच्छे मित्र ही जो कि स्पीकर भी हैं स्पिरिचुअलिटी में, और कभी उन्होंने बीच प्लेटफॉर्म में ऐसे सेशन में आ गए और फिर वो उन्होंने बोल दिया कि इमरजेंसी में तो नहीं कर चलेगा ना, तब तो हमें मेडिसिन की जरूरत ही चाहिए। अब इमरजेंसी में भी एक्यूप्रेशर बहुत अच्छा काम करता है। हार्ट अटैक आया हो, किसी को सीजर दौरा पड़ रहा हो, कोई बेहोश हो गया हो, बहुत तरह के इमरजेंसी में हम एक्यूप्रेशर काम कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर में कैसे आया उसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग और डीप स्टोरी है। कोलकाता की है श्वेता अग्रवाल, और जब मेरा आर्टिकल छपा था पीपल साइंस मैगजीन में चंडीगढ़ में, मेरा लेक्चर हुआ था नेशनल कांग्रेस ऑफ फिजिकल साइंटिस्ट में। उसके बाद से उन्होंने उस वर्क में रही और वो मुझे पुश करती रही कि सीखो, जाओ, देखो। अब कोई बार बार फोन करे, बार बार मैसेज करे, तो फिर मतलब चलो ठीक है, देख लेते हैं ये भी। इलाहाबाद के काशी मिश्रा सर हैं, उनसे मैं, वो एक बार दिल्ली आए हुए थे तो मैं उनसे मिलने गया। और स्पिरिचुअलिटी का ना मैं एक बहुत अच्छा मैंने मिश्रा सर से सीखा है बात कि रेजिंग द क्यूरियोसिटी क्रिएट कर देना। अगर किसी एक अच्छे लर्नर में हर चीज का सवाल का जवाब देना जरूरत नहीं है, अगर क्वेश्चन मन में हम जनरेट कर दें। ऋतु जी आप सुन रही है? हाँ, मैं तो मेरा वीडियो फ्लैश नहीं हो रहा है, तो मैं वही चेक कर रही थी। अच्छा, हाँ। वीडियो क्या नहीं हो रहा? मतलब मेरे स्क्रीन पे आपका आ रहा है, मेरा नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है, आपका भी आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ। मेरे में नहीं आ रहा। स्ट्रीमिंग में है क्या, पता नहीं, मेरा में शो नहीं। गैलरी व्यू में मुझे आपका दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब जो भी आ रहा है, अब फ्लो को हम डिस्टर्ब मत करें, हम चल ले रहे। तो एक अच्छे गुरु का पहचान मिश्रा सर से मैंने सीखा। देखिए, कोई फील्ड सिर्फ इसलिए नहीं होता कि वो फील्ड कैसा है, उस फील्ड में लोग कैसे हैं, उससे भी बहुत फर्क पड़ जाता है।
तो मिश्रा सर का मैं बहुत रिगार्ड करता हूँ, उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया है, बहुत मोटिवेट किया है, अब भी मिलते हैं तो करते रहते हैं। वो मुझे बहुत बोलते हैं हाँ स्पिरिचुअलिटी में तुम कर रहे हो, मतलब मुझे जो मैच्योर लोगों में जो अप्रिसिएट करने वाले हैं उसमें एक मेरे वो एक्यूप्रेशर के मेरे गुरु हैं जिनकी अध्यात्म पे भी एक अच्छी पकड़ है, वेद उपनिषद। और तो वो एक फैक्टर, एक श्वेता अग्रवाल बनी जो उन्होंने पुश किया मुझे सीखने को भेज दिया, और मिश्रा सर मिल गए तो मैं उसमें टिका रह गया। और जो डेप्थ की बातें हैं, ज्ञान इतना एक्यूप्रेशर के जो बाकी टीचर, ज्यादातर जो टीचर हैं भारत में, अगर मैं हो सकता कभी अगर मैं उनसे मिला होता तो अब देखिए मेरे पास मेडिकल की एक अंडरस्टैंडिंग है, बायोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, तो उसके बेसिस पे मैं अलग अलग टीचरों से मिला, और फिर जब उनके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है जो जो नहीं सही है, जो सही नहीं है, या जिसके जहाँ पे कंडीशनिंग है, मतलब आप कंडीशनिंग के बारे में समझेंगे, जैसे न्यूटन फिजिक्स है और क्वांटम फिजिक्स है। न्यूटन फिजिक्स से जो है मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पे काम करता है। तो देखिए साइंस की बातें आ जाती है ना, तो फिर बहुत लोग ना छोड़ के भागने लगते हैं। तो आज का एक्यूप्रेशर पे है तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। न्यूटन ने गलत नहीं है, क्वांटम फिजिक्स का जब मॉडल आता है तो वो माइक्रोस्कोपिक पे लगता है, तो न्यूटन का लिमिटेशन आ गया कि सिर्फ वो माइक्रोस्कोपिक पे है। तो वैसे ही जब हम एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और मेडिसिन को इन डेप्थ समझते हैं तो जगह जगह पे चीजें बदल जाती हैं। तो ये सभी चीजों की अंडरस्टैंडिंग ना बहुत कम लोगों में है। बहुत सारे मैं टीचरों को जानता हूँ, लेकिन सर मुझे बहुत अच्छे मिले। एक्यूप्रेशर में ना हम प्राण पर काम करते हैं। वैसे ये चाइनीज में ज्यादा पॉपुलर हुआ है, वैसे तो पूरे पूरे वर्ल्ड का है, और बल्कि भारत से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, उधर यहाँ पे ये एक्यूपंक्चर अप्रूव्ड है, एक्यूपंक्चर का प्रॉपर लाइसेंस होता है। भारत में भी बात चल रही है, महाराष्ट्र में थोड़ा सा बात आगे बढ़ी थी, लेकिन अभी भी पेंडिंग है। पूरे भारत के लेवल पे तो अभी पेंडिंग मामला है। तो कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई भी एक्यूपंक्चरिस्ट बन सकता है, कोई भी अपने एक्यूपंक्चर प्रैक्टिस करने लग सकता है जिसको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और भारत में लॉ लिबरल है, कोई भी डॉक्टर लगा लेता है। तो लेकिन नॉलेज है और फिर आप हेल्प करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कहीं पर आपसे मिस्टेक होता है तो फिर एक अल्टरनेटिव मेडिसिन प्रैक्टिशनर के मिस्टेक करने से बाकियों का भी नाम खराब हो जाता है कि ये सब तो ऐसे ही है, मार्केटिंग के बेसिस पे चल जाता है, नाम 10 लोगों में चल रहा है तो चलता रहता है। एक्यूप्रेशर फील्ड का मानहानि होता है, मैं इस तरह से इसको सोचता हूँ। एक्यूप्रेशर अगर प्रॉपर वे में अगर बाहर आए ना तो ये एलोपैथी से ज्यादा पावरफुल है। ये बात तो एलोपैथी के डॉक्टर नहीं हजम कर पाएंगे, लेकिन बिना हम इसमें मेडिसिन को लिए प्राण पे काम, ची पर, ची इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू प्राणा ओनली, तो ची पर, प्राण पर हम काम करके सभी चीजों को ठीक कर सकते हैं। मुझे बहुत सारे अच्छे टेस्टिमोनियल मिले हुए हैं। स्ट्रोक का पेशेंट में फर्स्ट सिटिंग में मूवमेंट हुआ, प्रोस्टेट कैंसर में स्टेज 3 का प्रोस्टेट कैंसर में उसको काफी सिम्टम में उसके कमी आई। हार्ट होल का तो एक वीडियो भी मेरा यूट्यूब पे है, एक 6 साल के बच्चे का हार्ट में होल, वो एक्यूप्रेशर से ठीक हो गया। मतलब ऑलमोस्ट मिराकुलस बातें हैं ये सब। तो थ्योरी में हम एक्यूप्रेशर की लिटरेचर में तो बात आती है कि जो बॉर्न ब्लाइंड है उसको एक्यूप्रेशर से विजन लौटा है। हेपेटाइटिस एक थोड़ा कम पॉपुलर बीमारी है, हेपेटाइटिस में प्रोग्नोसिस थोड़ी पुअर होती है। जापान के एक्यूप्रेशर के अंदर मैं जापानीज मेथड प्रैक्टिस करता हूँ, तो जापानीज एक्यूपंक्चर के एक अच्छे नाम हुए योशियो मनाका, उन्होंने हेपेटाइटिस के 73 केसेस को ठीक किए हुए हैं। तो जो लिटरेचर में टेस्टिमोनियल है वो तो हर बहुत सारी बीमारियों में बहुत अच्छे रिजल्ट है, ये बात प्रूवन है, एटलीस्ट एक्यूपंक्चर के सर्कल पे। और मुझे भी जब पर्सनल बेनिफिट्स इतने सारे मिले तो फिर मुझे भी अब लगने लग गया कि एलोपैथी से ज्यादा पावरफुल एक्यूप्रेशर है। Definitely yes, I too agree.
होल बॉडी एक्यूप्रेशर के रेस्पेक्ट में सुजोक जो है और रिफ्लेक्सोलॉजी जो है वो बहुत छोटा सा 10% या 20% है। हाँ, एक हिंदी में मुहावरा है, जहां काम आए सुई वहां क्या करे तलवार। तो अगर सुजोक भी अगर बहुत जगह रिजल्ट ले आता है तो फिर हमें एब्डोमिनल पे, स्काल पे, ईओवी पर जाने की जरूरत नहीं है, ये बात भी ठीक है। लेकिन अगर हमें एक्यूप्रेशर के स्टैंडर्ड को बढ़ाना है तो सुजोक रिफ्लेक्सोलॉजी के अलावा जो एक्यूप्रेशर के बाकी आयाम हैं उसको भी समझना चाहिए। मेडिकल में जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है उसको भी पढ़ना चाहिए। क्या है ना, अच्छे इंसानों की भी कमी है धरती पर, मुझे ऐसा लगता है। इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, अपना अपना नाम बनाने में, अपने सुपीरियरिटी सिद्ध करने में बहुत लोग लग जाते हैं। इसकी बजाय अगर हम एक्यूप्रेशर फील्ड की सुपीरियरिटी अगर सामने ला सकें तो दुनिया का ज्यादा भला होगा। मैंने पेशेंट ठीक किया, ये बोलने की बजाय एक्यूप्रेशर से पेशेंट ठीक हुआ, ये हाँ। तो 100%। हाँ, तो जो इंटेग्रिटी का पर्सन होगा, जो लॉन्ग टर्म विजन वाला पर्सन होगा, लॉन्ग टर्म विजन वाले पर्सन बहुत कम होते हैं। अगर क्लिनिक चल रहा है, 10-20 लोग आपको जानते हैं, 10-20 लोग आ रहे हैं, आपकी दाल रोटी चल रही है, थोड़ा कमाई उमाई हो रहा है, बस लोग इससे संतुष्ट हो जाते हैं ज्यादातर लोग। तो जब नहीं चल रहा होता है तो स्ट्रगल करते हैं, गाली देते हैं मेडिकल डॉक्टर को, उनको कुछ नहीं आता, सरकार कुछ नहीं कर रही है। जब चलने लग जाता है तो फिर बस अपना नाम बनाने में लग जाते हैं। एक्यूप्रेशर फील्ड कैसे ऊपर उठे, एक्यूप्रेशर को हम मेडिकल साइंस से कैसे इंटीग्रेट कर सकें, होलिस्टिक एक्यूप्रेशर। मैं एक्यूप्रेशर के साथ साथ मैं होलिस्टिक एक्यूप्रेशर पर काम करता हूं। होलिस्टिक एक्यूप्रेशर का मतलब कि हम इससे मिलते जुलती, देखिए इसमें कोई बहुत रिजिड बाउंड्री नहीं है। प्राण पे जब हम काम कर रहे हैं तो प्राण से ही जुड़ा हुआ मनोमय, प्राणमय कोश है और मनोमय कोश है, 5 पंच कोश होते हैं। तो प्राणमय कोश और मनोमय कोश दोनों टच ही करता है एक दूसरे की बाउंड्री को, ओवरलैप करता है। अगर हम प्राण पर काम करें तो वो मन पे भी इफेक्ट होता है। और एक्यूप्रेशर में तो प्रॉपर इमोशन भी आते हैं कि लीवर है तो उसका एंगर इमोशन लीवर से जुड़ा होता है, एंजाइटी है तो वो स्टमक से जुड़ा होता है। तो एक अच्छा एक्यूपंक्चरिस्ट या एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट दोनों एक ही है। एक्यूपंक्चर में बस सुई यूज होती है और एक्यूप्रेशर में हम हाथ के प्रेशर से कर सकते हैं यूज, या कलर से या मैग्नेट से। देखिए जो आपने अभी बताया कि वो कोई सुई जैसा, निडल जैसा होता था, वो उसको जिम्मी बोलते हैं। जिम्मी से उसको दबाते हैं तो वो, जो लोग जिम्मी यूज करते हैं वो रिफ्लेक्सोलॉजी करने वाले होते हैं। रिफ्लेक्सोलॉजी में हथेली और तलवे का ही मेजर यूज होता है। 80% काम तलवे और हथेली पे होता है, थोड़ा बहुत हाथ पे पैर पे करते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं। तो रिफ्लेक्सोलॉजी भी एक छोटा पार्ट है। इंटरनेशनल लेवल पे WHO ने एक्यूपंक्चर को थोड़ा वो बात करता है, अप्रूव करता है। WHO एक्यूपंक्चर के किस फॉर्म को एक्सेप्ट करता है ये हमें समझना चाहिए, अगर हम इसको प्रॉपर वे में समझना चाहते हैं। तो इस फील्ड, इस यहाँ पर जो भी आ गए हो सुजोक वाले, रिफ्लेक्सोलॉजी वाले, उनको समझने की जरूरत है कि हम ईओवी सीखें, हम होल बॉडी मेरिडियन सीखें। इसमें मेरिडियन, जो नाड़ी हम बोलते हैं अध्यात्म में, वहां पे इसमें मेरिडियन कहलाती है। मेरिडियन में ची बह रही है तो 72,000 नाड़ियां बोलते हैं। जो सरफेस पर मेरिडियंस हैं उन पर ट्रीटमेंट ज्यादा होता है। सरफेस पे मेरिडियन के अलावा जो डीप मेरिडियन यहाँ पर होते हैं उस पे कभी कभी ट्रीटमेंट करते हैं। मतलब ईओवी के अंदर आता है एक्स्ट्रा ओरिजिन वेसल, वो भी एक जरूरी चीज जाननी चाहिए जो लोग एक्यूप्रेशर को करते हैं। एक्यूप्रेशर के अंदर एक ब्रांच आता है ऑरिकुलर, कि कान पर सीड लगाते हैं या निडल लगाते हैं और उससे ट्रीटमेंट करते हैं। तो अब
एक कॉमन सेंस ये लगता है कि बीमारी पूरे शरीर में है, तो हम सिर्फ इतने कान का यूज क्यों करें? ठीक है, बहुत सारी बीमारियों में कान से भी ट्रीटमेंट हो जा रहा है, लेकिन एक है सिम्टम को कम करना। सिम्टम कम हो जाए कि आदमी ज्यादा उसका फिर परेशान नहीं हो रहा है, वो खुश हो जाएगा। एक है कि उसके चीजों को इतना डीप रूटेड कर देना कि वो ना सिर्फ खुश हो बल्कि भविष्य के लिए भी उसको उसके हेल्थ का प्रोटेक्शन हो जाए। अच्छा। तो इसलिए होल बॉडी एक्यूप्रेशर, मेरिडियन एक्यूप्रेशर पर मैं ज्यादा इम्फेसाइज करता हूं, जिसमें कि हम इन और यांग दो तरह के प्राण होते हैं। मैंने अपने शर्ट का डिजाइन भी ये कराया, क्योंकि अब एक्यूप्रेशर फील्ड को ऊपर उठाना है तो ब्रांडिंग और लोगों का महत्व होता है। तो मेरा जो लोगो है उसमें स्टेथोस्कोप, मेरे डॉक्टर होने का, और इसमें मैंने इन यांग का लोगो जोड़ दिया। अब देखिए, इन यांग के लोगो में भी जापानीज एक्यूपंक्चर में और मिश्रा सर, जो दो इपिटोम है एक्यूप्रेशर के अंदर, तो इसमें कौन सा कलर किधर होगा उसका भी महत्व है। मोटा और पतला ऊपर और नीचे कौन सा होगा उसका भी महत्व है। तो अच्छा। इतनी, हाँ, बारीकियों को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। डेप्थ, मेरा एक फ्रेंड है विकास जैन, वो बोलते हैं रिसर्च ओरिएंटेड बहुत कम लोग होते हैं। तो रिसर्च ओरिएंटेड अगर होंगे, हम डेप्थ बढ़ाएंगे, तो भविष्य में एलोपैथी जैसा ही एक्यूप्रेशर का भी रेस्पेक्ट और नाम होगा। और क्योंकि हम अगर अपने घर बैठे ही अपने सभी बीमारियों को ठीक कर लें, 80% से 90% बीमारियों को घर बैठे हम मैनेज कर सकते हैं, जब तक रोड पे एक्सीडेंट ना हो गया हो। कोई बहुत सारी मेडिकल इमरजेंसी को भी कर सकते हैं। मेडिकल इमरजेंसी ज्यादातर केस में क्या होता है, कोई पेट दर्द हो रहा हो, कोई वोमिटिंग हो रही हो, कोई स्ट्रोक, हार्ट अटैक, इन सभी चीजों में भी हम मेडिकल एक्यूप्रेशर से बहुत कुछ मैनेज कर सकते हैं। तो एक चीज जानना चाहूंगी इस विस्तार में कि जैसे गैस्ट्रिक एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है जो हर किसी को होती रहती है, तो क्या एक्यूप्रेशर का ऐसा कोई पर्टिकुलर पॉइंट होता है जैसे जिसको हम प्रेस करके ठीक कर सकते हैं? ये सूर्य और पृथ्वी इसके बीच में है। सूर्य को हेवन भी कहते हैं, हम हेवन और अर्थ के बीच में है। तो एनर्जी का दो सोर्स है हमारे लिए, एक है हेवन या सन और दूसरा है अर्थ। तो हेवन से जो आने वाली एनर्जी है, जो सन से आने वाली एनर्जी है, वो व्हाइट है। अच्छा। जो अर्थ से आने वाली एनर्जी है वो ब्लैक है। जो व्हाइट है उसको यांग बोलते हैं, जो ब्लैक है उसको इन बोलते हैं, YIN, इन। तो किसी भी डिजीज में सबसे पहले हम इन और यांग इसकी डायग्नोसिस करते हैं। देखिए, मेडिकल कॉलेज में मैं जब MBBS कर रहा था, MBBS फाइनल ईयर के MBBS के यूनिवर्सिटी एग्जाम में पास करना एक सभी बच्चों के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए एक सरदर्द होता है। MBBS एग्जाम पास करना में एक बहुत बड़ी बात आती है कि अगर आपका अप्रोच, जब आप पेशेंट देख रहे हैं, जब प्रैक्टिकल होता है, वाइवा होता है, उसमें अगर आपका अप्रोच ठीक है, मतलब कि आप पेशेंट से कैसे सवाल करते हो, किस ढंग से, किस सीक्वेंस में क्या पूछते हो, मतलब पहले क्या पूछना है, उसके बाद क्या पूछना है, आपका डायरेक्शन सही है, और फिर आप डायग्नोसिस तक पहुंच गए, मतलब आपको पूरा मेडिसिन ना आता हो, अगर आप डायग्नोसिस तक सही पहुंच सकते हैं, पहुंच जाते हैं, तो वो एक मेन बात मानी जाती है और पास कर दिया जाता है। मतलब पासिंग क्राइटेरिया जो मेन है वो है कि आपका डायग्नोसिस के लिए अप्रोच बहुत सही हो। तो MBBS की इस बातों को मैंने एक्यूप्रेशर में लगाया। सब जगह साइंस तो वही है ना। देखिए, मैं साइंस अगर समझ में आ गया तो हम हर जगह लगा सकते हैं। कारण क्या है, ये जो बीमारी है इसका डायग्नोसिस, इसका रीजन, कॉज क्या है, कारण समझ में आ गया इन यांग के लेवल पे, तो ट्रीटमेंट 100% चीजों का हो सकता है।
पब्लिकली मैं 80% 90% बोलता हूँ, क्या ठीक है 80% 90% का तो जरूर हो, श्योर शॉट हो ही सकता है। बिल्कुल। इन यांग को समझने के बाद फिर इसमें आता है 5 फेज। ये 5 फेज जो है ये आयुर्वेद में जो पंच तत्व हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, उससे अलग है। ये ब्लंडर भी करते हैं लोग जो नहीं जानते हैं। एनाटॉमी एंड फंक्शन दो अलग चीज होती है। मेडिकल कॉलेज में सब्जेक्ट होता है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। अब पता नहीं आपने ये वर्ड सुना है कि नहीं, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। बहुत सारे मेरे ऑडियंस ने यहाँ पे नहीं सुना होगा। एनाटॉमी जो है उसका मतलब है स्ट्रक्चर, बनावट, कि ये कैसे बना है, किन किन चीजों से बना है, बनने का सीक्वेंस क्या है, तो वो एनाटॉमी में आता है। और फंक्शन कि उसका काम क्या करता है। तो जो आयुर्वेद के जो पंच तत्व हैं, 5 एलिमेंट, पंच महाभूत, वो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है। 5 तत्व एक साथ होते हैं, मिट्टी भी, पानी भी, आग भी, हवा भी। लेकिन जो यहाँ पर मेरिडियन एक्यूप्रेशर में जो पांच फेज है, एलिमेंट ज्यादा होता है लेकिन वो वास्तव में फेज है। यहाँ पर एक दूसरे में कन्वर्ट होता है। लीवर की एनर्जी हार्ट में पहुंच जाती है तो हार्ट की एनर्जी बन जाती है। हार्ट की एनर्जी पैंक्रियाज में पहुंच जाती है तो उसका नेचर बदल जाता है। मिट्टी पानी नहीं बन सकता, पानी आग नहीं बन सकता, आग फिर मेटल नहीं बन सकता, फिर क्षिति जल पावक गगन समीरा, हवा नहीं बन सकता। लेकिन यहाँ पर रैपिड कन्वर्सन पॉसिबल है। हार्ट वीक पड़ रहा हो, लीवर की एनर्जी हम बढ़ा के हार्ट को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। पैंक्रियाज की एनर्जी कम पड़ रही हो, हम हार्ट की एनर्जी को उसमें भेज सकते हैं। तो यहाँ पर कनेक्शन है, इस कनेक्शन को समझा जाता है और उस पर काम किया जाता है। तो ये कनेक्शन समझ में आ जाए, इन यांग समझ में आ जाए, तो हर बीमारी का इलाज बहुत आसान है। कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। लाइलाज बीमारी का लाइलाज कंसेप्ट दुनिया से हट जाएगा अगर एक्यूप्रेशर ठीक ढंग से लोग समझना शुरू कर देंगे। एक्यूप्रेशर बहुत महान साइंस है। मेरा जीवन अभी 10 साल तक मैं अपना जीवन एक्यूप्रेशर को समर्पित करता हूँ। जिंदगी में बहुत सारे काम करने हैं तो मैंने डिसाइड किया हुआ कि हाँ 10 साल तक तो एक्यूप्रेशर के फील्ड में रहेंगे, टिकेंगे, इस फील्ड को ऊपर उठाएंगे, इस फील्ड को पॉपुलर करेंगे, लोग इसके महत्व को समझने लग जाएं। मेरे कारण भी अब जैसे आप ये इंटरव्यू कर रहे हैं, इसकी वजह से भी तो कुछ लोग एक्यूप्रेशर के लिए ज्यादा सिंसियर होंगे। एक्यूप्रेशर हार्ट होल जैसी बीमारी ठीक हो सकती है। स्टेज 3 का प्रोस्टेट कैंसर में क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सकती है। तो फिर रिजल्ट एक ना एक यहाँ पे बात में और भी कहना चाहता हूँ। मैंने जीरो बजट हेल्थ टॉपिक पे मैंने जो इसका नाम दिया जीरो बजट हेल्थ, तो इस जीरो बजट हेल्थ में 2-3 कंसेप्ट में इलाबोरेट करता हूँ। और वो है एक कि आप मेरा स्पॉटलाइट कर दीजिए ऋतु जी, मेरा वीडियो। तो हेल्थ, स्वास्थ्य, मैंने एक्यूप्रेशर को मेडिटेशन से मिक्स किया है। एक्यूप्रेशर करने वाले अगर मेडिटेशन को अपनाएं तो वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। मेडिटेशन करने वाले अगर एक्यूप्रेशर को अपनाएं तो उनका मेडिटेशन ज्यादा डीप हो जाएगा। ओके। हाँ, तो पेशेंट जो एलोपैथी में जो पेशेंट वर्ड यूज होता है ना, वो बहुत अच्छा है। दुनिया में हर पेशेंट को पेशेंस सीखने की जरूरत है। अगर पेशेंस सीख ले तो हम कभी पेशेंट नहीं बनेंगे। और पेशेंस सीखने के लिए स्पिरिचुअलिटी में तो इतना ज्यादा हम एम्फेसाइज करते ही हैं कि धैर्य आपको रखना चाहिए। मेरे पास जो भी पेशेंट ठीक नहीं हुए, ऐसा नहीं है कि मैं 100% सक्सेसफुल हूँ एक्यूप्रेशर के फील्ड में, लेकिन ज्यादातर केस में जो दिक्कत आई वो यही कि पेशेंट जो है वो पेशेंस नहीं रख पाता।
वो 2-4 सिटिंग लेगा और उसके बाद फिर अगर उससे उसके हिसाब से अगर सिम्टम में कमी नहीं आई तो फिर वो पूरा ही छोड़ देता है। धैर्य बनाए रख के अगर हम एक्यूप्रेशर को समझ लें, इन यांग पांच फेज को समझ लें, तो हर बीमारी को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना कहते हुए अब ओपन किस तरह से करते हैं, थोड़ा सा एक ये बता दीजिए ऑडियंस को कि ये किस तरह से वो सीख सकते हैं और कैसे आप इसको करते, कोई भी एक बीमारी के लिए छोटी सी कोई भी आप ऑडियंस से ही कोई बीमारी पूछ लीजिए। हाँ, एनीबडी फ्रॉम द ऑडियंस रेज हैंड है और कोई भी बीमारी का नाम लिखिए। देखिए मैं ना स्पॉन्टेनियस जीना पसंद करता हूँ। हाँ, बैक पेन आया ना, बैक पेन इज अ वेरी कॉमन। शुगर म्यूट अनम्यूट ही रखिए, म्यूट ही रखिए सभी को। देखिए यूट्यूब पर मैंने 25-30 वीडियो बना के रखे हुए हैं। बैक पेन जो ये कॉमन बीमारी आ रही है, बैक पेन, शुगर, गैस्ट्राइटिस, इन सभी के लिए क्या साइटिका, इन सभी के लिए क्या एक्यूप्रेशर करना है, वो ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो मेरे बने हुए हैं। यूट्यूब पे अब आधे से ज्यादा वीडियो एक्यूप्रेशर वाले जो हैं वो सही नहीं है, एक बात ये भी कड़वा सच है, क्योंकि मेडिकोज तो इसमें शुल्क है नहीं, रैंडम लोग आ जाते हैं और वो वीडियो बना रहे हैं। यूट्यूब पे कोई भी वीडियो बना के डाल सकता है। लेकिन कंसेप्ट की बात हम करें इन और यांग की, तो दो एनर्जी का जिक्र हुआ। जो सफेद है वो सूरज की एनर्जी और जो ब्लैक है वो पृथ्वी की एनर्जी। पृथ्वी प्राण, सूर्य प्राण, यांग और इन। तो जो बैक है, देखिए पहले के जमाने में, लाख साल पहले, लाख आप अब आज के जमाने में हम ज्यादा समय रहते हैं अपने घरों में। अगर 1 लाख साल पहले अगर हम धरती पर इंसान को देखें तो बैक पे धूप ज्यादा पड़ती थी, पीठ पे धूप ज्यादा पड़ती है, पेट पर कम पड़ती है। तो बैक जो है वो यांग रीजन है और जो एब्डोमेन है आगे वो इन रीजन। तो बैक में सूर्य प्राण ज्यादा होता है। अब ये थोड़ा समझने की, अभी एक्यूप्रेशर को समझने की बात पड़ेगा पूरा डिटेल जानने के लिए। तो बैक पेन में यांग की डिफिशियंसी होती है। तो यांग पॉइंट को अगर हम स्टिमुलेट करेंगे या मसाज करेंगे तो ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो हमारे हथेली में यांग, जो हथेली में देखिए एक तरफ गोरा हिस्सा है और एक तरफ सांवला हिस्सा है। तो जो सांवला हिस्सा है इधर धूप ज्यादा पड़ती है तभी ये सांवला हुआ, है ना। जो सांवला हिस्सा है उधर यांग ज्यादा है। तो बैक पेन के लिए हमें इस रीजन में मसाज करना है। हमारे हाथ में जो मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस में इस रीजन में जो आएगा, इसको मसाज करने से बैक पेन ठीक होगा। देखिए मैं कई सारे पॉइंट आएंगे, मैं सब नहीं बता रहा हूं। आप यूट्यूब पे जाकर आप देखिए। अप्रोच के बारे में बात करें कि एवरीथिंग इज वेरी साइंटिफिक, वेरी स्पेसिफिक रीजन आर देयर कि हाँ बैक पेन में इसी जगह पे क्यों करना है। अगर सभी एक्यूप्रेशर करने वाले अगर साइंस समझकर, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी समझकर अगर समझेंगे, करेंगे और यूट्यूब वीडियो बनाएंगे तो एक्यूप्रेशर एलोपैथी को पीछे छोड़ देगा। आई एग्री। तो बैक पेन के लिए इस पॉइंट पे करना चाहिए। बाकी आप यूट्यूब पे जाइए, मेरा नाम डालिए डॉक्टर एस रंजन, एक्यूप्रेशर फॉर बैक पेन, वीडियो आ जाएगा, उसको देखिए और उसको कीजिए। आपका 2-4 दिन में ही आपका बैक पेन 80% बैक पेन, 90% बैक पेन तो यूं ही ठीक हो जाता है। तो सर इसको जो दबाते हैं तो कोई पेन या इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है या कि हम अपने फिंगर टिप से भी दबा के ठीक कर सकते हैं? देखिए एक्यूप्रेशर को पॉपुलर किया रिफ्लेक्सोलॉजी वालों ने, तो वो तलवे पे करते हैं, तो वो जिम्मी और इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम समझे रेकी को, प्राणिक हीलिंग को या सिंपल टच थेरेपी, मैं बहुत बार बहुत लोगों को सिखाता हूँ कि अब जो लोग ध्यानी हैं उनके परिवार में किसी को कोई तकलीफ होती है, क्या आप उनके शरीर के
जिस अंग पे तकलीफ है उस पर हाथ रखकर ध्यान में बैठो, तो हमारे हाथों से भी स्पॉन्टेनियस एनर्जी फ्लो करेगी। हमारे हाथ में भी प्राण होती है, तो हम अपने हाथ से ही मसाज क्यों ना करें। हमें दोनों हाथ में करना है प्रदीप जी, दोनों हाथ में नाड़ियां हैं। हर एक डिजीज के लिए हमें दोनों तरफ करना है। जब तक कोई बहुत स्पेसिफिक ना बताया जाए कि किस कंडीशन में क्या है, कहीं कहीं पे स्पेसिफिक भी आता है, लेकिन ज्यादातर जगहों पे दोनों जगह आता है। तो हमें अपने हाथ से ही करना चाहिए। हमारे हाथ से करने से हमारे एक हाथ के जो प्राण है वो भी जाएंगे, प्लस हमारे हाथ का जो फिंगर टिप है उसका भी, हम इस हाथ का एक्यूप्रेशर कर रहे हैं लेकिन इस हाथ का भी तो फिंगर टिप दब रहा है, तो हर फिंगर का फिंगर टिप हमारे हेड से ब्रेन से जुड़ा है, तो इसका भी एक्यूप्रेशर अपने आप हो जा रहा है। तो बिना चाहते ना चाहते हुए भी हमको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गया और स्पर्श चिकित्सा वाला प्राण भी फ्लो हो गया। तो मैं जिम्मी के फेवर में नहीं हूं, हमें हाथ से ही करना चाहिए। कोई फ्लेक्सोलॉजी ज्यादा फोर्सफुली करते हैं पैर के तलवे पे, प्रोफेशनली करते हैं, वो कई लोगों का करना है। अब हाथ से करेंगे तो थक जाएंगे, तो वो जिम्मी से करते हैं कि अब दिन में 10 लोगों का करना है तो फिर लकड़ी की जिम्मी से करते रहो। टिनिटस में जो है, टिनिटस तो के वैसे कई सारे कारण होते हैं, लेकिन जो सबसे इजी वे में समझने का मेन है कि कान का कनेक्शन हमारी किडनी ऑर्गन से होता है। कनेक्शन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और कनेक्शन समझे जाते हैं। तो अब हम अपने किडनी के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को ठीक करें। किडनी मेरिडियन, देखिए किसी भी बीमारी में जब हमें अप्रोच करना होता है, अगर हमें कनेक्शन समझ में आ जाए, देखिए डायग्नोसिस एमबीबीएस में जो मैंने डायग्नोसिस की बात की, डायग्नोसिस करने से क्या होता है। अब देखिए इस बात को वैसे भी समझें कि मान लीजिए आप गुवाहाटी से ड्राइव करके कलकत्ता की तरफ आ रहे हैं या दिल्ली से आप कलकत्ता की तरफ जा रहे हैं, आपको पहले शुरुआत में 50 किलोमीटर तक ऑब्जर्व किया गया कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो ना। अगर सही डायरेक्शन में जा रहे हो तो ये इसको मैप यूज करना आता है, इसको थोड़ा सेंस है, ये आगे भी सही चला जाएगा। अगर पहले में ही अगर आपने गलती किया तो फिर आप या तो नहीं पहुंचोगे या बहुत टाइम लगाओगे। तो वैसे ही जब हम डायग्नोसिस ट्रीटमेंट की जब बात कर रहे हैं तो टिनिटस के कई सारे कारण होते हैं, लेकिन जो सबसे प्राइमरी कारण, मेन कारण है किडनी ऑर्गन का है। तो किसी भी डिजीज में अगर हमने ऑर्गन पहचान लिया तो उस ऑर्गन की नाड़ी पर हम काम कर सकते हैं। हर एक ऑर्गन की नाड़ी में कई सारे पॉइंट्स होते हैं। सबसे छोटी नाड़ी जो है वो है हार्ट की, उसमें 9 पॉइंट है। और जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी नाड़ी सबसे लंबी है, उसमें 67 पॉइंट्स है। अलग अलग ऑर्गन की नाड़ी में अलग अलग है। तो जो ऑर्गन का कनेक्शन है हम उस ऑर्गन के पॉइंट्स पर मसाज करना सीख लें। टिनिटस में हम अपने किडनी मेरिडियन को समझें, और ये सब चीजें ना स्टैंडर्ड हैं। गूगल पे जाकर किडनी मेरिडियन भी टाइप करेंगे तो आपको फोटो आ जाएगा, उसमें जो जो पॉइंट दिखे उसका सबका आप मसाज करना शुरू कर दीजिए। हाँ, अब टिनिटस में थोड़ा सा किडनी के मामलों में जहां भी किडनी का जिक्र आता है उसमें थोड़ा सा लेफ्ट और राइट का थोड़ा थोड़ा यूज हो जाता है, वहां पे थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो अगर 50 के आसपास, टिनिटस वाले जो मेल है कि फीमेल है पहले वो बताइए, क्योंकि मेल और फीमेल का गान भी लेफ्ट और राइट अलग होता है। तो टिनिटस वाले अपने कमेंट में आप बता दीजिए एज और जेंडर। इसमें बेकर्स सिस पॉइंट बताया, किसी ने टिनिटस बार बार पूछा है। हाँ, क्या टिनिटस के बारे में बार बार आ रहा है, जैसे कोई मेल है, मेल है, एज क्या है, वही तो मैं टिनिटस का पूछा। मेल बताइए, एज बताइए और मेल बताइए, ठीक है। 54 इयर्स। हाँ 54 54, इयर्स, हाँ यस ठीक है। यस। देखिए 50 के एज पे चीजें जो है ना थोड़ा सा चेंज हो जाती है, क्योंकि थोड़ा सा पहले डायनेमिज्म ज्यादा है, तो एक पार्टिकुलर किडनी का महत्व होता है, और फिर उसके बाद फिर किडनी का रोल चेंज हो जाता है। तो 54 और मेल है, तो इनके केस में लेफ्ट पैर में किडनी मेरिडियन का मसाज करना चाहिए इनको।
अगर बीपी नहीं है, बीपी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लेफ्ट पैर में K1 ये यूज कर सकते हैं। K1 एक बहुत अच्छा पॉइंट है, लेकिन इसमें K1 का कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि लो ये हाई बीपी के पेशेंट को K1 नहीं करना चाहिए। बाकी अगर बीपी अगर नॉर्मल है तो K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट, जो मेरिडियन एक्यूप्रेशर है उसमें एक्यूप्रेशर पॉइंट के नाम और नंबर होते हैं। अब K1 है तो इसका मतलब हो गया ये किडनी मेरिडियन का पहला पॉइंट है। किडनी मेरिडियन पे टोटल 27 पॉइंट्स है, 27 पॉइंट। तो हम 27 जगह पर किडनी का पर काम कर सकते हैं, इतना बड़ा एक्यूप्रेशर है, फील्ड है। तो लेफ्ट K1 कर सकते हैं। और जनरली कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका कोई टाइम ड्यूरेशन एज सच रहता है कि कितने समय में एक्सपेक्टेड वो व्यक्ति ठीक हो सकता है? देखिए, अध्यात्म में हम बोलते हैं ध्यान को 40 दिन करना चाहिए, 40 डेज ऑफ मेडिटेशन। ठीक है, कोई देखिए हार्ड एंड फास्ट रूल तो कोई कहीं पर कुछ नहीं है, लेकिन हम महीने, अगर कोई चीज जितनी पुरानी है, अब किसी को 10 साल से प्रॉब्लम है तो 10 हफ्ते तो कम से कम वेट रखो, धैर्य रखो। हम 2-4 दिन में रिजल्ट चाहेंगे तो ये तो समझदारी की बात नहीं है। कोई भी पैथी ठीक नहीं कर सकती, बस उनको सिम्टम उनका कम हो जाता है किसी तरह, तो उनको लगता है ठीक हो गया, वो ठीक नहीं हुआ, वो बाद में कोई दूसरे ढंग से सामने आने वाला है। लेकिन एक्यूप्रेशर में अगर नाड़ियों पर काम किया आपने और वहां पे ठीक हुआ तो फिर वो रिवर्स इन जनरल नहीं आएगा। क्यों, मतलब प्राण से गहरे मन है, तो मन पे भी काम करना चाहिए, और उसके लिए हम अगर ध्यान को अपना रहे हैं तो मन भी तो शांत और पवित्र हो ही जाएगा। इसलिए मैं एक्यू के साथ, एक्यू मेडिटेशन मेरा फेसबुक पे पेज है, डॉक्टर एस रंजन एक्यू मेडिटेशन, एक्यूप्रेशर के साथ मेडिटेशन को जोड़ता हूँ कि हर एक्यूप्रेशर करने वाले को मेडिटेशन करना ही चाहिए। मेरे पास जो भी पेशेंट आते हैं तो मैं उनको मेडिटेशन कराता हूँ कि आप रोज मेडिटेशन करो। मेडिटेशन से मिलता जुलता होता है योग निद्रा। अगर कोई मेडिटेशन नहीं कर सकता, कर पाता, तो उन्हें मैं योग निद्रा भी रिकमेंड करता हूँ। ओके। और कोई अगर व्यक्ति बच्चा कोई बचपन से अगर बीमार है तो क्या उसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट आने की संभावना होती है एक्यूप्रेशर से? इम्प्रूवमेंट तो ऋतु जी देखिए दुनिया की हर एक बीमारी में आएगा, बचपन से है तो भी आएगा। बस यही है कि अब अगर कई साल हो गए हैं, 10-15 साल 20 साल से है, तो आपको थोड़ा 6 महीने से 1 साल तक का धैर्य रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 6 महीने कर लेंगे समझ के एक्यूप्रेशर, तो ठीक तो होना ही है। मेडिटेशन जीवन में हो और आप अपने ऑर्गन को पहचान लें कि आपको कौन से ऑर्गन पे काम करना है। अब शुगर जैसे है, शुगर जो है थोड़ा सा एक मल्टी ऑर्गन डिजीज है। देखिए शुगर कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्स बीमारी है। ये बड़ी बीमारी और कॉम्प्लेक्स बीमारी में अंतर है। अंतर ये कि अब डायबिटीज का इफेक्ट कई ऑर्गन पे जाता है, तो अगर कई ऑर्गन पे जा रहा है तो आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो लेकिन सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट तो पैंक्रियाज ऑर्गन का होता है, और पैंक्रियाज से जुड़ा हुआ होता है स्प्लीन ऑर्गन। तो स्प्लीन मेरिडियन, पैंक्रियाज मेरिडियन पर काम करें तो डायबिटीज ठीक होगा। अब पुराना है तो अब देखिए इसमें 5 कनेक्शन होते हैं। पैंक्रियाज को एनर्जी कौन देता है? हार्ट, और पैंक्रियाज आगे एनर्जी पास करता है लंग को। तो अगर ज्यादा पुरानी समस्या हो गई है तो उसके आगे वाला या पीछे वाला थोड़ा समझना पड़ेगा कि उस बंदे को क्या तकलीफ हो रही है, उसके आगे या पीछे भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर कहीं पर ज्यादा खराबी हो गई तो उस ऑर्गन के साथ साथ उसके आगे या पीछे वाले ऑर्गन का ट्रीटमेंट करना होगा। तो ट्रीटमेंट करेंगे 6 महीने से 1 साल, बचपन से जो समस्या है उसमें भी श्योर शॉर्ट रिजल्ट आएगा। ओके, दैट्स वंडरफुल। और अगर इसको कोई व्यक्ति सीखना चाहे तो उसके लिए उसको कितना समय लगेगा? देखिए मेडिसिन के फील्ड में, डॉक्टर के फील्ड में 5 साल का एमबीबीएस होता है, और 5 साल के बाद 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। 10-12 साल तो पढ़ते पढ़ते लग जाते हैं, और उसके बाद भी ना लाइफ लॉन्ग पढ़ना ही पड़ता है। तो वैसे ही एक्यूप्रेशर भी बड़ा है। देखिए क्यों बड़ा है? क्योंकि हम हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन से कनेक्टेड है ना।
तो हर एनाटॉमी फिजियोलॉजी हर जगह इंटीग्रेट होकर आ जाएगी। तो मुझे भी पढ़ना है, मैं भी अपने टाइम को, मेरे पास भी बुक्स पढ़ी हैं, वीडियोस पढ़े हैं जिसको मुझे पढ़ना है, टाइम जब निकाल निकाल के मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ। और इनफैक्ट मुझे अपने आप को डिसिप्लिन करना है कि मैं हमेशा सिर्फ सेवा में ना रहूं, थोड़ा सा कुछ समय अपने पढ़ने में भी लगाऊं। तो बिल्कुल। सीखना सीखना कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो लेकिन बेसिक लेवल पे जो आम कॉमन बीमारियां होती हैं उसमें से मैक्सिमम पर हम कुछ अप्रोच ले सकें, उसके लिए 1 महीना समय देख कर कोई भी सीख सकता है। वैसे 1 महीने में आप एक थोड़े बहुत करने लग जाएंगे। पूरा एक्सपर्ट बनने के लिए तो आपको पूरा जीवन लगाना पड़ेगा या कई साल लगाने पड़ेंगे। वो तो हर विद्या में है, पर जैसे बेसिक्स अगर कोई भी विद्या को वो सीखते हैं तो तो उसको अगर 1 महीने, हाँ, अब देखिए यहाँ पे ना यूनिवर्सिटी का एक सर्टिफिकेट मॉडल है कि 30 आवर्स का कोई भी कोर्स ना 30 आवर्स का होना चाहिए मिनिमम। तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके चलना चाहता हूँ। 30 आवर्स कोई दे सिंसियरली 1 महीने, तो वो बेसिक सीख जाएगा। ओके, दैट्स वंडरफुल। डॉक्टर साहब अभी कुछ क्वेश्चन आए हैं जी, लोगों ने क्वेश्चन किए, जैसे फिस्टुला का कोई इलाज ढूंढ रहे हैं। देखिए अब फिस्टुला जो है ना वो एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो गई, स्ट्रक्चर में गड़बड़ी आ गई है। तो जहां पर स्ट्रक्चर में गड़बड़ी आ गई है वहां पर धैर्य ज्यादा रखना पड़ेगा। लेकिन अगर धैर्य रखेंगे, 6 महीने से एक साल तक का धैर्य रखेंगे तो फिस्टुला में भी मतलब हर चीज में रिजल्ट आएगा, फिस्टुला में भी आएगा। फिस्टुला में इन की डिफिशियंसी है। सबसे पहले देखिए, मैं किसी भी बीमारी में एक्यूप्रेशर में बहुत सारे लोग प्रोटोकॉल एक्यूप्रेशर में चलता है कि कौन सी बीमारी के लिए क्या करना है, वो प्रोटोकॉल याद करते हैं। प्रोटोकॉल याद करने की बजाय अप्रोच लेना ज्यादा साइंटिफिक है, ज्यादा सिस्टमेटिक है। तो जो इन यांग का डायग्नोसिस अप्रोच है, फिस्टुला इज ए इन डिफिशियंसी, तो इन पर काम करेंगे पेरिनियम रीजन में, तो फिस्टुला में भी इंप्रूवमेंट होना होगा। हमारे हाथ में सुजोग वाला मैं बता देता हूं क्योंकि सुजोग वाला ज्यादा आसान है समझाना बताना। बाकी पर्सनल से जुड़ेंगे जिनको चाहिए। ये मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच का जो स्पेस है, ये हमारे पेरिनियम रीजन, जो भी हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, यूरिनरी ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उन सभी के लिए ये एरिया है। तो इसमें अगर हम मसाज करते हैं धीरे धीरे तो वो मैनुअल मेथड हो गया। इसमें कलर से हम करते हैं, ब्लैक कलर का यूज होता है इनको बढ़ाने के लिए, तो ब्लैक कलर इसमें यूज होगा। और सुजोग में वाला मेथड हम इसको दबाएं, दोनों हाथ में दबाएं और यहाँ पर ब्लैक कलर लगाएं, तो इसमें हमें थोड़ा सा तो लाभ होगा। पूरा फायदा होने के लिए ना इसमें व्यक्तिगत रूप से जुड़ना पड़ेगा। उम्र क्या है और कितने समय से है वो सब सिम्टम को देखते हुए फिर बताया जाए। अभी एक क्वेश्चन आया है, एक्यूप्रेशर किस एज तक इफेक्टिव है? ओल्ड एज 80 प्लस प्रॉब्लम के लिए, नी प्रॉब्लम या आईसाइट एक्सेट्रा? वो जिन्होंने सवाल पूछा है वो शायद लेट ज्वाइन किए हैं। अनितु जी, हमने पहले ही बात की थी कि 10 साल के बच्चे से लेकर 100 साल तक, 10 साल भी मैंने बोल दिया बस यूं ही, 10 साल क्या, 1 साल के बच्चे से लेकर 100 साल के बूढ़े तक सब पर एक्यूप्रेशर किया जा सकता है। 10 साल का बच्चा खुद से कर सकता है। अगर आप थोड़ा थोड़ा उसको, जैसे हम मेडिटेशन में सिखाते हैं, थोड़ा सा आंख बंद कर करो, 5 मिनट के लिए बंद करो, तो हम इसमें भी थोड़ा सा सिखा दें। सबसे सबसे बेसिक लेवल पे करने का है कि हर एक फिंगर के फिंगर टिप्स को हम दबाए करें। अपने 10 उंगलियां हाथ की और 10 उंगलियां पैर की, उसके फिंगर टिप्स को अगर हम एक इन जनरल दबाए करेंगे, ये सभी लोगों के लिए है, तो इन जनरल एक हेल्थ अच्छा रहेगा। और
इसमें भी थोड़ा सा मैं जैपनीज एक्यूपंक्चर का एक कंसेप्ट बता देता हूँ। जिनका नॉर्मल वेट है या कम वेट है उनके लिए हाथ के फिंगर टिप्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर किसी का वेट थोड़ा ज्यादा है, वेस्ट साइज ज्यादा है, तो उनको पैर के फिंगर टिप्स मसाज करने चाहिए इन जनरल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, या किसी भी बीमारी में हम इसको ऐड ऑन तो कर ही सकते हैं। सर कितने देर के लिए करना चाहिए हाथ के जो वो करने हैं, प्रेस करने हैं? ये 2-3 मिनट 5 मिनट करना होता है। आप हर एक फिंगर टिप्स को 10 से 15 बार 20 बार करें, और 20 फिंगर को आप 10-10 बार कर रहे हैं तो उसी में समय लग जाएगा। इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी का महत्व होता है, ड्यूरेशन का उतना महत्व नहीं होता है। आप घड़ी देखने के बजाय अच्छे से पूरे अटेंशन से पूरे फिंगर टिप को हम मसाज करें। जैसे देखिए हमारा फिंगर भी एक काफी बड़ा हिस्सा है, अगर हम इसमें गौर से देखें तो हम खाना पूर्ति के लिए बस इसको किसी तरफ दबा सकते हैं, या हम इसको पूरे अच्छे से चारों तरफ से दबा सकते हैं। तो प्रॉपर वे में करना इंपॉर्टेंट है, टाइम इंपॉर्टेंट नहीं होता। सभी फिंगर टिप्स को 10-10 बार हम कर लें एवरेज, वो बहुत है। और या फिर और भी सिंपल करना हो तो मैं बोलता हूँ कि 2-2 मिनट के लिए दबाओ, दिन में 5 बार, 3 to 5 टाइम्स हमें इन जनरल करना होता है। बाकी ये अगर सिवियरिटी हो तो ड्यूरेशन बढ़ाया जा सकता है, कोई व्यस्त हो तो फिर उसको बोल देते हैं कि चलो 2 बार करो दिन में। बहुत अच्छा। सर और एक क्वेश्चन था, सर वो आपने बताया था मुझे कि शाम में एक्जिमा का जो एक्यूप्रेशर पॉइंट बताने वाले थे सर, वो बता दीजिए। देखिए एक्जिमा या स्किन की प्रॉब्लम, उसके लिए हमारा लंग रिस्पॉन्सिबल है। मेरा स्पॉटलाइट कर दीजिए फिर से। लंग के मेरिडियन जो है वो हमारे हाथों में आते हैं अंगूठे की लाइन में। तो कलाई पे LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, यहाँ पर LU6 लंग 6। तो लंग 6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दोनों हाथ में अगर मसाज करें तो ये स्किन की बहुत सारी कंडीशंस के लिए यूजफुल हो जाएगा। इसको हम आगे पीछे ही मसाज कर सकते हैं, इसको हम ऊपर नीचे ही मसाज कर सकते हैं, इसको हम सर्कुलर ही मसाज कर सकते हैं। ये मसाज कैसे करते हैं वो बात ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, हम किसी भी तरह से वहां पे स्टिमुलेट करेंगे तो वहां पर जो एक्यूप्रेशर में ची का ब्लॉकेज कहते हैं कि जो ऊर्जा बह रही थी उस नाड़ी में उसमें रुकावट आ गई है, तो मसाज करने से वो रुकावट हट जाती है और ची का फ्लो फिर से रेगुलर हो जाता है। तो हम किसी भी ढंग से मसाज करें उसका वही इफेक्ट होगा। तो वे ऑफ मसाजिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट पॉइंट पे मसाज करना इंपॉर्टेंट है। LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमें करना चाहिए स्किन की कंडीशन से, दोनों हाथ। बहुत बढ़िया। ओके सर। हेलो, और डिटॉक्स का एक मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो, एक मिनट। हियरिंग इम्प्रूव करने के लिए कौन सा पॉइंट होता है? हियरिंग इम्प्रूव करने के लिए आई एम 81 हियरिंग के लिए क्या क्या इम्प्रूव करने के लिए? मैं समझा नहीं क्वेश्चन आपका। ट्राई हियरिंग, ईयर कान कान की। हाँ, देखिए कान का करने का आया, कान का कनेक्शन जो है वो किडनी ऑर्गन से होता है। अच्छा जी। तो किडनी अगर बीपी नॉर्मल है तो K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट हम कर सकते हैं, तलवे में होता है। गूगल पे जाके आप थोड़ा सा बीपी रहता है वो नहीं। हेलो, एक आध गोली खाता हूँ रोज, कोई नहीं है ब्लड प्रेशर। नहीं हेलो। नहीं, अगर गोली खाते हैं तो फिर वो नहीं चलेगा। आप म्यूट रखिए रितु जी, हम टेक क्वेश्चन जो है राइटिंग में ले लीजिए, नहीं तो इससे इंटरप्ट करेगा। जी हेलो, जी हेलो। हाँ मैं सुन। क्वेश्चंस करना है प्लीज आप गैलरी में दे दें, रेज हैंड करें तो मैं आपको अनम्यूट करके पूछ लूंगी। अनम्यूट मत कीजिए, उनसे टेक्स्ट में राइटिंग में मंगवाइए। हाँ, आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए बीपी थोड़ा सा भी डेंजरस है, ये बात नहीं समझते हैं हम बहुत सारे लोग। अगर आप बीपी का टैबलेट ले रहे हैं तो आप रिस्क जोन में हैं।
अभी कोरोना के माहौल में जिन लोगों को भी कॉम्प्लिकेशन हुए वो उन्हीं लोगों को हुए जिनको पहले से कोई बीमारी थी। हमें अपने जीवन में ये सीखना चाहिए कि कोई छोटी सी भी टैबलेट है तो उसको हम कैसे बंद करें। अगर हम सीखेंगे, प्रयास करेंगे, जानेंगे, करेंगे तो बीपी पे मेरा वीडियो बना हुआ है, यूट्यूब पे देखिएगा। बीपी को ठीक कीजिए, एक टैबलेट भी लेते हैं वो भी मत कीजिए, उसको एक्यूप्रेशर करते हुए जब ठीक हो जाए तब बंद कीजिए, पहले आप डायरेक्ट बंद मत कर दीजिए। तो अगर बीपी का है तो फिर K1 फिर नहीं कर सकते, फिर K1 नहीं करना होगा, आप फिर आपको K6 या K7 कर सकते हैं। जब आपका बीपी नॉर्मल हो जाए तब K1 कर सकते हैं। तो K6 K7 अपने लेफ्ट पैर में आप मसाज कीजिए, लेफ्ट K7, जो हियरिंग के लिए पूछ रहे थे। बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, जो भी सवाल आ रहे हैं इसमें से आधों के ज्यादा जवाब यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है। इसमें एक क्वेश्चन है, डज द पेन एट द एक्यूप्रेशर पॉइंट मीन दैट द रेस्पेक्टिव पार्ट इज हैविंग इश्यूज? या मतलब अगर वहां पे मसाज करने पे टेंडरनेस हो रहा है, पेन और टेंडरनेस दो चीज है। पेन जब अपने आप पेन होते रहता है, टेंडरनेस जब हम वहां पर दबा रहे हैं तब वहां पर पेन हो रहा है, तब उसको टेंडरनेस बोलते हैं। तो अगर एक्यूप्रेशर हम पॉइंट कर रहे हैं और फिर वहां पे टेंडरनेस मिल रहा है तो ये हिंट करता है कि हाँ यहाँ पर ची का फ्लो हेल्दी नहीं है, तो वहां पर आपको एक्यूप्रेशर करने की जरूरत है। और एक्यूप्रेशर में एक बात और भी बताना है, दो चीज होती है, एक होता है टोनिफिकेशन और एक है सेडेशन। टोनिफिकेशन में हम दबाते हैं छोड़ते हैं, दबाते हैं छोड़ते हैं। ये पॉइंट एंजाइटी के लिए, हेडेक के लिए बहुत अच्छा है। टोन दबाना छोड़ना, ये जो टोनिफिकेशन का प्रोसेस है, इससे ची का फ्लो बढ़ता है। कभी कभी हमें ची का फ्लो कम भी करना पड़ता है। जो साइटिका की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, इसमें पार्टिकुलर मेरिडियन में हमको ची को कम करना होता है। तो अब जैसे किसी को हेडेक हो रहा हो तो LI4 को हम सिडेट करते हैं, तो सिडेट करने के लिए हम यहाँ पर बस कंटिन्यूअसली दबा के रखते हैं। यूट्यूब पे मेरे बहुत सारी वीडियोस हैं, उन सभी में भी इन सब चीजों का जिक्र आता है। आप इसको दबा के रखे हुए हैं तो ये सिडेट होता है, तो 1 मिनट के लिए सिडेट किया जाता है। अगर टोन करना है तो लगभग 2 मिनट समय देना चाहिए हमें एक बार। तो कहाँ पर टोन करना है और कहाँ पर सिडेट करना है, ये भी समझना एक इंपॉर्टेंट बात। रिफ्लेक्सोलॉजी वाले ये टोन और सिडेट कंसेप्ट को नहीं जानते। तो अगर कहीं पर सिडेट करना है, कहीं पर ची को कम करना है, अगर वहां पे हम टोन कर देंगे तो अपोजिट इफेक्ट हो जाएगा, तो बीमारी बढ़ भी सकती है। तो इसलिए एक्यूप्रेशर में कहते हैं कि साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, इन जनरल साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप गलत चीज कर दोगे, गलत ढंग से कर दोगे तो तकलीफ हो सकती है ना। अब खाना मुंह से खाना चाहिए, अब अगर कोई नाक में डाल देगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो खाना खाने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं, ठीक से नहीं करते हैं, तो कभी कभार कुछ दूसरे अनवांटेड इफेक्ट रिजल्ट हो सकते हैं। तो समझना चाहिए और समझ के थोड़ा करना चाहिए। यूट्यूब पर आप मेरे वीडियो देखिए या उनके देखिए जो प्रॉपर जानते हैं। यूट्यूब चैनल का नाम देखने से एक बहुत समझ में आ जाता है कि हाँ, इनका कितना डेप्थ है, कौन किसी चीज को कितना एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो जितना अच्छे से जानेंगे वो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, नहीं तो सिर्फ एक पॉइंट को बता के घुमा फिरा कर वीडियो बना देंगे। डेप्थ, इन डेप्थ समझने वालों से हम सीखें, थोड़ा करें, तो इसमें कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। हर चीज को हम इसमें ठीक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत सारे सवालों का आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, पर यहाँ पे सवालों का लिस्ट की भरमार लगी हुई है। तो दोस्तों, मैं आपको यही कह सकती हूँ कि आपने समझा है बीमारियां अनेक हैं और इन सारी बीमारियों का इतने कम समय में आप लोगों को इतने विस्तार रूप से बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो हम बाद में फिर कभी सौरभ सर को वापस से
बुलाएंगे, इनके साथ एक सीरीज हो सकता है हम स्टार्ट कर ले, जिसमें आपकी बहुत सारी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी प्रॉब्लम्स को आप रूबरू होकर उनसे पूछ सकते हैं। और आप इनके पेज पे जैसे इन्होंने बताया कि कई सारी बीमारियों के बारे में इन्होंने उसमें डिस्क्रिप्शन दिया है कि कैसे ठीक करते हैं, तो आप करें। और हर चीज का समाधान बहुत सिंपल है। मसाज बता दिया इन्होंने कि आप बैठे बैठे अपनी उंगलियों को दबा लीजिए, हथेलियों को, उससे आपका जो फ्लो है वो ची जो बोलते हैं एनर्जी का फ्लो, जिसमें जो कम होने की वजह से ही वो ब्लॉकेजेस आती है, हमारे शरीर में अनेक तरीके से बीमारियां फैलती है। तो आप वो चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी मदद आप स्वयं कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, एवरीथिंग इज पॉसिबल, थोड़ा सा अपने ऊपर सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है। तो अब हम एक छोटा सा मेडिटेशन के साथ 10 मिनट मेडिटेशन करके साथ, ये दीप्ति जी का जो सवाल है वो दीप्ति जी का सवाल शॉर्ट में ले लीजिए। ये शायद नेल के बारे में इन्होंने पूछा था, ये दूसरे प्लेटफॉर्म दूसरे मेरे वीडियो में भी आई थी। नेल का कनेक्शन किडनी ऑर्गन से होता है। हमारा जो बोन है और नेल है वो हमारी किडनी से जुड़ा हुआ है। तो अगर नाखून की कोई समस्या है तो किडनी ऑर्गन पर काम करना है, और किडनी का एक्यूप्रेशर पॉइंट पैर में SP6 और K7 बहुत अच्छा है। तो लेफ्ट पैर में दीप्ति जी आप नेल के लिए लेफ्ट पैर में SP6 और K7 ये दो एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज कीजिए, करवाइए, तो नेल की कंडीशन में इंप्रूवमेंट होगा। ऐसा कीजिए 10 दिन 15 दिन, और उसके बाद फिर संपर्क कीजिए कि क्या स्टेटस है। ओके, तो फिलहाल एक 10 मिनट के मेडिटेशन करके हम इस प्रोग्राम का समापन कर ले, जो ऑलरेडी 6:15 क्रॉस हो गया है हमारा। तो सर आप 10 मिनट एक मेडिटेशन करवा दीजिए। तो चलिए, आज हम थोड़ा एक्यूप्रेशर के फील्ड में आए हैं, तो थोड़ा सा ऐसा ही मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा सा इसमें वाले, ठीक है। स्माइल मेडिटेशन, ऑर्गन स्माइल मेडिटेशन। चलिए आराम से सभी लोग बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करके अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ें, रिलैक्स करें। और अपने शरीर को भीतर से फील करें। अगर आपका शरीर रिलैक्स है तो बहुत अच्छी बात। अगर शरीर रिलैक्स नहीं है तो सांसों को एक्सहेल करके गहरी गहरी सांस लें और मुंह से सांस छोड़ें। 5 बार ऐसा करें। ऐसा 3 से 5 बार करने से हम बहुत जल्दी अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। अपने आप को रिलैक्स करते हुए जब भी हम कोई मेडिटेशन कर रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसमें रिलैक्सेशन का बहुत महत्व है। रिलैक्स रहेंगे तभी वो चीज सही ढंग से होगी। तो आराम से बैठे हुए, आंख बंद रखते हुए अपने शरीर को भीतर से देखें, भीतर से फील करें। आईने में हम अपने आप को देखते हैं, शरीर को बाहर से हम जानते हैं, बाहर से अपने शरीर को सजाते हैं, संवारते हैं। अपने शरीर को भीतर से फील करें। फील योर बॉडी फ्रॉम इनसाइड। अपना अटेंशन अपने लीवर ऑर्गन पे ले जाएं। लीवर हमारे पेट में राइट साइड में होता है, दाहिनी तरफ, अपर एब्डोमेन, उस रीजन में अटेंशन ले जाएं और अपने लीवर को स्माइल करते हुए देखें। आपका लीवर जन्म से आपका साथ दे रहा है, आपको आपकी बॉडी को चलाने में।
लेकिन हम अपने लीवर को, अपने बॉडी ऑर्गन्स को कभी भी धन्यवाद नहीं देते। आज हम अपने मुख्य रूप से 5 ऑर्गन को धन्यवाद देंगे। अपने लीवर को भीतर से स्माइल करता हुआ देखें। आप उस पर अपना अटेंशन दे रहे हैं, ये स्माइल कर रहा है, ये खुश है लीवर कि आज आपने इस पर ध्यान दिया। हर तरह की हीलिंग में हम ऑर्गन स्माइल ऐड कर सकते हैं। जो भी रिस्पेक्टिव ऑर्गन है उस पर अटेंशन देना, उसको भीतर से स्माइल करते हुए देखना। Wherever attention goes, energy flows। तो अगर हम लीवर पे या किसी भी ऑर्गन पे ध्यान देंगे तो वो एनर्जेटिक हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। अपने लीवर को स्माइल करता हुआ देखें। लीवर के बाद अपने अटेंशन को अपने हार्ट ऑर्गन पे ले जाएं। दिल को फील करें, हार्ट ऑर्गन को। आंखें बंद रखते हुए अगर आप चाहें तो अपने नॉन डोमिनेंट हैंड, अपने बाएं हाथ को अपने हार्ट पर रख भी सकते हैं। अपने हार्ट को फील करें और अपने हार्ट को धन्यवाद दें। थैंक यू हार्ट फॉर बीटिंग continuously for me 24/7। you are working। thank you for your presence। thank you for your support। अगर हम अपने हार्ट को धन्यवाद दें तो वो हार्ट मुस्कुरा रहा है आपके अटेंशन पाने से। हार्ट इज स्माइलिंग एंड जंपिंग विद जॉय। अपने हृदय को मुस्कुराता हुआ देखें। Now take your attention to pancreas organ। हमारे पेट में बाईं तरफ पैंक्रियाज है, लेफ्ट साइड। आप चाहें तो अपना बायां हाथ अपने पेट में ऊपर जहां पर पैंक्रियाज होता है वहां पर रख भी सकते हैं। अपने पैंक्रियाज की तरफ अपना ध्यान ले जाते हुए उसको धन्यवाद दें। थैंक यू पैंक्रियाज। हमारे शरीर में जो भी डाइजेशन होता है, डाइजेशन का मेन जिम्मेदारी पैंक्रियाज ऑर्गन पे है। जो भी हम 2 बार 3 बार खाते रहते हैं सबको पैंक्रियाज को पचाना पड़ता है। आपका डाइजेशन स्मूथली चलता है, इसके लिए पैंक्रियाज को धन्यवाद दें। थैंक यू पैंक्रियाज फॉर रिलीजिंग ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अपने पैंक्रियाज को मुस्कुराता हुआ देखें। पैंक्रियाज के बाद अपना अटेंशन अपने लंग ऑर्गन पे ले जाएं। हमारे पास 2 फेफड़े हैं, 2 लंग्स। प्रकृति ने 2 लंग तभी दिए जब ये बहुत जरूरी है कि अगर 2 में एक भी कई बार काम चला सकता है। नेचर में बफर दिया है हमें। हम कोई गलती भी कर जाएं तो भी एक तो काम चलाएगा। हम अपने दोनों लंग को धन्यवाद दें। थैंक यू माय लंग्स फॉर ब्रीदिंग 24/7। हर श्वास हमारे लंग से आती है जाती है। अपनी सांसों को फील करें, सांसों को महसूस करते हुए
अपने लंग को धन्यवाद दें। थैंक यू माय लंग। अपने लंग्स को फील करें। आपके धन्यवाद को पाकर वो स्माइल कर रहा है एक छोटे बच्चे की तरह। इट इज बिकमिंग हैप्पी। वो कह रहा है कि अब मैं और अच्छे से सांस ब्रीदिंग का काम करूंगा। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। हमारे परिवार में हमारे सदस्य हमारा अटेंशन चाहते हैं, हमारा समय चाहते हैं। हमारे ऑर्गन्स भी हमारा अटेंशन चाहते हैं, लेकिन हम नहीं देते जनरली। हम दिया करें। स्नान करते वक्त हम एक रूटीन बना लें कि हमें अपने बॉडी ऑर्गन्स को धन्यवाद देना है हर दिन। ये एक रिचुअल बन जाए। सभी ऑर्गन को धन्यवाद देना, ऑर्गन को भीतर से स्माइल करते हुए देखना। स्वस्थ होना तो सहज हो जाएगा। अपने लंग को स्माइल करता हुआ देखें। लंग्स के बाद हम अपना अटेंशन अपनी किडनी ऑर्गन पे ले जाएं। किडनी थोड़ा पीठ की तरफ से होता है। अपने अगर किडनी का आप लोकेशन जानते हैं तो अपने हाथ को भी रख सकते हैं पीछे की तरफ से। अगर अटेंशन ना भी रखें तो डायरेक्ट भी आप अपने किडनी को धन्यवाद दे सकते हैं। थैंक यू किडनी फॉर ऑल द वर्क यू आर डूइंग। धन्यवाद। अपनी किडनी को मुस्कुराता हुआ देखें। आपका किडनी खुश हो रहा है जब उसे पता चला कि आप उस पर ध्यान दे रहे हैं। हमारे मेरिडियन एक्यूप्रेशर में ये 5 मुख्य ऑर्गन हैं। हम बाकी ऑर्गन्स में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आज हमारे पास समय कम है तो हम यहीं पर अब समाप्त करेंगे। अपने 5 ऑर्गन को एक साथ धन्यवाद दें। थैंक यू माय लीवर, थैंक यू माय हार्ट, थैंक यू पैंक्रियाज, थैंक यू लंग, थैंक यू किडनी। सभी का धन्यवाद। दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखें। चेहरे को सहलाते हुए, प्यार करते हुए धीरे से बाहर आ जाए। वंडरफुल मेडिटेशन, बहुत आनंद आया। ऑर्गन स्माइल हम किसी भी और कोई भी कैंसर का पेशेंट भी हो, एक टेस्टिमोनियल में यहाँ बताता हूँ। एक किडनी का पेशेंट, ये मैंने हील किताब एक है उसमें पढ़ा। एक पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांटेशन की नौबत आ गई थी। वो मेडिटेशन करने के लिए, सीखने के लिए माइकल बेकविथ नाम के एक टीचर हैं, बहुत फेमस हैं, उनके पास वो आता था, आया, और माइकल बेकविथ ने उनको ग्रैटिट्यूड सिखाया, ग्रैटिट्यूड बेस्ड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। और धन्यवाद देने की प्रक्रिया करने से किडनी ट्रांसप्लांटेशन का केस भी ठीक हो गया। उसका किडनी वापस काम करने लग गया, ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत नहीं पड़ी। तो जहां पे इतना क्रिटिकल पहुंच गई हो बीमारी, वहां पर भी ग्रैटिट्यूड, स्माइल कितना काम कर सकता है, ये हमें समझने की जरूरत है।
बिल्कुल, ये एकदम सत्य है। इवन मेरे पेज पर भी एक रोंडा बाइन की बुक है मैजिक और हिंदी में जादू, उसमें उन्होंने बहुत सुंदर से बताया है दोस्तों कि कैसे एक कृतज्ञता, धन्यवाद शब्द हमारे जीवन को कितनी सुंदर से रूपांतरित कर देता है। तो हर चीज के लिए हम धन्यवाद दे सकते हैं और हमें देना भी चाहिए, और ये शब्द हमें कहीं से सीखने की, लाने की या कुछ प्रैक्टिस करने की बस जरूरत है, हमारे अंदर में है। हर एक श्वास के लिए, हर एक चीज के लिए हम कृतज्ञ हो सकते हैं। तो इतना ब्यूटीफुल ये लेसन हमारा रहा आज सौरभ सर के साथ, और बहुत कुछ हमने सीखा कि एक्यूप्रेशर क्या होता है और इसका लाभ हम किस